नमस्ते, मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने शेयर बाजार के बारे में कि किस तरीके से अब दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि भारत का शेयर बाजार जो है वो सस्ता है, आने वाले समय में बहुत शानदार करेगा। नंबर जो पिछले 2-3 महीने से हम आपको बोल रहे थे। दूसरी बात कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर रसिया की तरफ से तेज बिकवाली हो रही है गोल्ड पे, और जो है बाकी ईटीएफ की तरफ से गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत तेज बिकवाली है। तो क्या रहेगा उसका, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने शेयर बाजार के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल हमारे शेयर बाजार में जो है 1% के आसपास का तेजी रहा, जो है सेंसेक्स और निफ्टी में, और मिड कैप वगैरह में जो है वो 1.25% से ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू में रहा। एफआईज की कल खरीदारी फिर रही है, 2603 करोड़ का शेयर खरीदा है, और डीआईज की भी खरीदारी रही है, उसने भी 2000 से ऊपर का शेयर खरीदा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय देखिए, पहले भी म्यूचुअल फंड वाले आने लगे थे, इसके पहले भी हमने वीडियो बताया था कि किस तरीके से आकर कहने लगे हैं कि वैल्यूएशन अच्छा हो गया है, जबकि ये अब से जो है 2 महीना 3 महीना मतलब 30 मार्च के आसपास 19.6 का पी बनाया था, बिल्कुल लोएस्ट पी बनाया था, जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया था आप लोगों से। जिस दिन हमने खरीदारी भी की थी, ये भी बताया था आपका कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि हमने वहाँ अच्छी खासी खरीदारी की थी। तो उसके बाद से मार्केट वहाँ से 10% के आसपास भाग चुका है, और इस समय दुनिया के तमाम लोग, मतलब इवन जो है आप जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड्स वो सामने आए हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया है भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त रहेगा, चूँकि वैल्यूएशन काफ़ी ठीक हो चुका है, और एआई के कारण जो पैसे लगे थे जो दुनिया के तमाम बाज़ार में, खासकर ताइवान में, कोरिया में, इन जगहों से जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त सेचुरेशन हो गया है, तो वो पैसे निकल कर आएंगे भारत में। यही एग्जैक्ट सेम बात हम आपको बोलते रहे थे। जो है आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे वो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बोलता रहा था। और साथ में उनका ये कहना है कि इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज जो है पहले 20% के आसपास था, अभी 11% हो गया है, तो वहाँ जो है अब यहाँ खरीदारी देखी जा सकती है। नंबर 1। दूसरी बात कि अभी मॉर्गन जो रिसर्च किया था, जाकर वहाँ पे जो सर्वे किया था, तो बहुत सारे फंड मैनेजर ये कह रहे थे कि 6 साल का सबसे न्यूनतम इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, जब एआई हर जगह है और हमारे यहाँ एआई नहीं है, तो ऐसे में एआई में काफ़ी ज़बरदस्त हाई बन चुका है। अब जो भी वहाँ से फैलेगा, एआई के शेयर्स में जो भी उछाल आएगा, वो सब जो है वो फूलता हुआ होगा। जो है अब उसको हम बबल बोले ना बोले, लेकिन वो फूलता हुआ है, चूँकि फूल चुका है और काफ़ी हाई वैल्यूएशन होता चला जा रहा है। अब फ्यूचर को देखकर चीज़ें की जाती है। अगर फ्यूचर में उस तरह से नहीं हो पाया, एक भी कंपनी फ्लॉप हुआ, तो वो एक खतरे की बात हो जाएगी। तो वहाँ रिस्क रिवार्ड जो देखा जाता है, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आपको जो कितना प्रॉफिट होगा ये नहीं देखना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ आप खरीदते हैं, वर्तमान में जिस कीमत पे खरीदते हैं उसमें जोखिम कितना है, संभावित लाभ कितना होगा, और रिस्क रिवार्ड का रेशियो क्या है। तो एआई केस में रिस्क रिवार्ड का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में जो भारत का बाजार है, इवन चीन का बाजार है, जो है वहाँ पे रिस्क रिवार्ड कम है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि पैसे आएंगे। और एक चीज़ और देखा गया था, कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो है रामदास अग्रवाल जी का, जो इतने बड़े फंड चलाते हैं, मोतीलाल ओसवाल जी के जो है पार्टनर हैं। उनका ये कहना था, सेम बात जो मैंने आपको कहा था कि एफआईज सिर्फ जो है बिकवाली नहीं करे तो हमारा मार्केट उछल जाएगा पूरी तरीके से। एफआईज खरीदारी करे ना करे ये बात गॉन हो चुका है। ये बात भी मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया था कि देखिए एफआईज का अब चूँकि जिस तरीके से डीआईज से पैसे आ रहे हैं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसे आ रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के आसपास उसने बेचा, 13 लाख करोड़ के आसपास इसने खरीदा, लेकिन मार्केट गिरा तब भी 7 से 8%। क्यों गिरा? क्योंकि एफआईज जो है अच्छे पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, ऊंचाई पे बैठा हुआ था, तो उसकी बिकवाली जो है वो असर डाल दे रहा था। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, और इसमें मैंने ये भी आपको बोला था कि 2030 तक आते आते कोई मायने नहीं रहेगा कि एफआईज आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि बाजार में इतना कंट्रोल हो जाएगा लोकल लोगों का, लोकल का पावर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट जो है अगला 3 साल बहुत ही शानदार है।
बहुत ही, चूंकि 2 साल से मार्केट चला नहीं था, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, लेकिन सावधानी बरतिएगा। खरीदने का तरीका वही होता है कि 250 और 20 डीएमए के नीचे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स जो मिले उसको खरीदिए। खरीदने का किस तरीके से फंडामेंटल स्टॉक्स निकाले जाते हैं वो एक प्लेलिस्ट में एक फ्री का वीडियो पड़ा हुआ है, बाकी मेंबरशिप वाले ड्राइव पे पड़ा हुआ है, जिसमें मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही आपको वो वीडियो मिल सकता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। जो मार्केट में जो पैसा आएगा इस समय वो उन बाज़ार में, चाहे चाइना हो चाहे भारत हो, जो थोड़ा सा अंडर वैल्यू रहा था और जहाँ एआई का एक्सपोजर कम है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, चले जाते हैं कंज्यूमर वाले इसमें, जब क्राइसिस का ज़माना आता है, जब लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ गिर सकता है, तो अपने शेयर्स को शिफ्ट कर देते हैं ऐसे सेक्टर में जो है रिस्क प्रूफ होता है उस वक्त। मतलब खतरा वहाँ भी रहता है लेकिन उस तरीके से धड़ाम नहीं गिरता है, क्योंकि और इस समय जो चांस, जिस तरीके से लड़ाई हो रहा था, तमाम चीज़ हो रहा था, कायदे से मार्केट को 40% गिरना चाहिए था, 40%, लेकिन गिरा कितना, 7-8%, जो कि ताकत को बता रहा है। तो ये ताकत जो है पूरी दुनिया अब जान रही है, इसलिए यहाँ पैसे आएंगे और ये बाज़ार काफ़ी अच्छा करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन खरीदने का वही तरीका होता है, बाज़ार अच्छा करे चाहे ख़राब करे उससे मतलब नहीं है, आप किस रेट पे खरीदते हैं वो सबसे अहम बात है। तो रेट को जो है बिल्कुल लो पे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अपने न्यूनतम प्राइस पे मिले, ऑल टाइम हाई से जो है 20% 25% नीचे मिले, या फिर जो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो जो बनता है लो के आसपास रहे, तभी आदमी को खरीदना चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों का आपको कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन स्मॉल कैप का रिस्क मैनेज करने के लिए आपको लार्ज कैप रखना पड़ेगा, और मिड कैप जो है वो दोनों के बीच का है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इंटरनेशनल बाज़ार जब गिरेगा, इस समय इंटरनेशनल बाज़ार खरीदारी के लायक है नहीं, जो कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे चला जाए, और खरीदारी उसमें करेगा भी क्या आदमी, यही एआई और तमाम चीज़ों से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसी जगह पे खरीदारी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर बिकवाली होता है, बहुत तेज़ बिकवाली होता है आने वाले समय में, तो अब अगर आपका होराइजन ठीक ठाक है, थोड़ा सा पैसे वैसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टेड है, तो आप इंटरनेशनल वाले पे भी सोच सकते हैं। इंटरनेशनल पे जो भी ट्रेडिंग वाला होगा उस जगह से जा सकते हैं, या फिर जो है फंड होता है, कई लोगों के फंड भी होते हैं, वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट शेयर्स भी खरीद सकते हैं, या उसका जो है आप जो ETF है वो भी खरीद सकते हैं। अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लें। गोल्ड जो बंद हुआ वो 4108 पे बंद हुआ, 0.57% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में हो गया 1,45,000। और अगर हम 30 दिन में देखें तो गोल्ड ने 0.83% की बढ़ोतरी दी है, ठीक। और लेकिन जो डिलीवरी लिया गया है गोल्ड का वो काफ़ी कम, जो है 22 kg के आसपास मात्र खरीदारी हुआ है, और टोटल इस मंथ में जो है 29.7 टन के आसपास खरीदारी हो गई है, मतलब 30 टन के आसपास खरीदारी हो गया है। बाकी सिल्वर का रेट बात कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सिल्वर जो है वो 59.7 पे बंद हुआ, 1.03% की नरमी के साथ। 30 दिन में इसका रिटर्न रहा है -5.66%, तो यानी 30 दिन में इसने गंदा परफॉर्म किया है। लेकिन जो डिलीवरी ली गई है बहुत शानदार डिलीवरी ली गई है, चूँकि रेट नीचे गया था, 17.9 टन का लिया गया, लगभग 18 टन का डिलीवरी है, और इस मंथ में 904 टन 904 टन की डिलीवरी हो गई है, जो कि काफ़ी शानदार है। इंडियन रुपीज़ में जो बंद हुआ था सिल्वर का प्राइस वो 2,11,000 के आसपास हुआ था। गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:69 है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम देखें तो गोल्ड में जो है पहला जो सपोर्ट मिल रहा है उसको 4035 मिल रहा है, और रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो 4200 के आसपास मिल रहा है, और गोल्ड जो है इसमें 4100 को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 4000 के आसपास जाता है, नीचे जाता है, जब फ्लैश मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ सेंट्रल बैंक की बहुत ज़बरदस्त बाइंग आती है। ऐसा हम लोगों ने 4-5 बार देख लिया है। तो सेंट्रल बैंक ताक में बैठे हुए होंगे, अगर नीचे जाएगा तो वहाँ तेज खरीदारी करेंगे। अब देखिए गोल्ड में जो ये हुआ है कि जून महीने में 65 टन जो है वो ETF से गोल्ड बिका है, और टोटल साल में जो है 90 टन के आसपास बिका था, और टोटल ETF निवेशक जो है गोल्ड में वो 4105 टन जो है ये ETF में इतना गोल्ड रखा हुआ है। तो
तो अच्छा खासा गोल्ड रखा हुआ है। मतलब अगर आप देखिए 4105 टन, तो यानी जो है बाकी जितने भी हो गए, अगर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड किसी के पास है तो वो ETF निवेशक के पास हो गया एक तरीके से आप देखें तो। दूसरी बात कि जो सिल्वर में जो सपोर्ट लाइन है वो सबसे बड़ा सपोर्ट लाइन है इसमें 57, अगर 57 को तोड़ेगा तो 53 है एक दूसरा सपोर्ट लाइन। ऊपर 63 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। हालांकि उसके पहले 61 को तोड़ना पड़ेगा, जो इस समय जो ये ऊपर जाकर कोशिश किया था 61 को तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। अब ETF में जो पिछले 6 महीने में जो सिल्वर की बिकवाली हुई है ETF द्वारा, वो हुआ है 2581 टन का, और जून महीने में 373 मैट्रिक टन के आसपास ETF की तरफ से सिल्वर बेचा गया है। तो जो बिकवाली आई है वो ETF वालों की तरफ से बहुत जमकर आया है, गोल्ड में भी सिल्वर में भी, क्योंकि लोग अपना धैर्य खोने लगे होंगे यहाँ पे और नीचे गिरने लगा है इसलिए। और यहाँ पे जो बाइंग आ रही है सेंट्रल बैंक की बहुत तगड़ी बाइंग आ रही है, और जैसा कि हम लोग कॉमिक्स का आंकड़ा देखा कि सिल्वर में भी बहुत तेज बाइंग आ रहा है। ये एक चीज़ तो ये हो गया। अब जो रसिया जो है वो सबसे चिंता की बात है कि रसिया जो है वो लगातार अपना गोल्ड बेच रहा है, और पिछले 12 महीने में 10 महीने उसने गोल्ड बेचा है, और इस दरमियान उसने लगभग 124 टन गोल्ड बेच दिया है, क्योंकि रसिया की हालत भी ख़राब है इस कारण। और रसिया जो प्रोड्यूस करता है वो चीन के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लगभग 350 मैट्रिक टन के ऊपर गोल्ड प्रोड्यूस करता है। वो तो बेचता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है जो उसके पास रिजर्व पड़े हुए थे उसमें से तेज बिकवाली देखी जा रही है। और इस दरमियान ये देखा गया था कि जो रसिया बेच रहा है चीन पुरजोर खरीद रहा है, और चीन जो है रसिया का से लगभग 25 टन के आसपास जो है गोल्ड अब तक खरीद चुका है। देखिए गोल्ड सिल्वर जो 2030 तक जो है ये जो भी उछाल मारेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी फ्लक्चुएशन होता रहेगा, लेकिन 2030 के बाद जो है इनका गोल्ड सिल्वर और कॉपर का दौर होगा, और बहुत तगड़ा दौर होने वाला है। क्योंकि आप ये देखें कि 1970s में तेल का दौर था, 1990 में इंटरनेट का दौर था, 2010 में बिटकॉइन का दौर था, और 2020 में AI का दौर है। अब इसके बाद AI के दौर के बाद, क्योंकि AI में जितना बढ़ेगा उतना सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, उतना कॉपर का डिमांड बढ़ेगा। और गोल्ड को लेकर इकॉनमी है, अमेरिका जैसे से कमज़ोर होगा, डॉलर डोमिनेंस जैसे से कमज़ोर होगा, वैसे से गोल्ड भागता जाएगा। तो जो 2030 वाला जो डिकेड आएगा वो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये देख लीजिए कि चाइना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पुरजोर तैयारी होने लगी है गोल्ड को लेकर। इस वक्त जो चाइना का जो गोल्ड ETF है उसमें लगभग 1260 अरब का हो गया है AUM। दूसरा वाला एक CSI 300 ETF है, वो भी लगभग 1200 अरब के आसपास का हो गया है रुपीज़ में, मतलब लगभग 2500 अरब के आसपास का ये इन्वेस्ट हो चुका है वहाँ पे ETF में, गोल्ड ETF में। और इस समय जो देखा जा रहा है कि पहले वहाँ के निवेशक जो है प्रॉपर्टी मार्केट में रखते थे, प्रॉपर्टी मार्केट में स्लम्प है, और दूसरी बात कि शेयर बाजार से ज़्यादा जो है वो गोल्ड ETF में रख रहा है, और ये तो जनता खरीद रही है। और वहाँ का गवर्नमेंट जो है, वहाँ का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है, वो लगातार खरीदारी कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं। देखिए चाइना जो है वो एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 384 के आसपास करता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लगभग 1200 टन के आसपास करता है एवरेज, इस समय 1500-1600 टन जाता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है। तीनों चीज़ जो है ये चाइना के साथ है। और रिफाइन में भी चाइना जो है गोल्ड में अच्छा खासा रिफाइन करने लगा है। अब हांगकांग के बन जाने से ये उस पर एक मजबूती आ गई, क्योंकि ये होता था कि इस समय जब खरीदारी है 50% तो एशिया खरीदारी करता है गोल्ड का और या सिल्वर का, लेकिन रेट तय करता था जो है कॉमेक्स और लंदन बुलियन मार्केट, जहाँ पे पेपर ट्रेडिंग होता था। जैसा कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पे खरीदारी 12% के आसपास हो रहा था, तो वहाँ 16% की बिकवाली हो रही थी, तो रेट वो तय करता था। लेकिन हांगकांग के मार्केट खुल जाने से ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ से रेट तय किया जाएगा, और हांगकांग के बाज़ार में फिजिकल होगा। यहाँ का जो वॉल्ट है जिस पे जो गोल्ड रखा जाएगा, वो बताया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि 3 साल में 10 गुना हो जाएगा। यानी 3 साल के बाद जो रेट तय होगा वो हांगकांग करेगा, जो फिजिकल का मार्केट होगा। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो सोना की कीमत को लेकर नहीं है, सोना की कीमत को तय करने को लेकर है। और साथ में अगर जो पूरा वैल्यू चेन देखें उसमें चीन का पूरी तरीके से नियंत्रण होता हुआ जा रहा है।
तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इसमें बिकवाली होगी, इसमें तमाम जगहों से जो पैसे निकलेंगे वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से निकलेगा। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।